Hello students, welcome to the YouTube channel of the Patankas tutorial। जैसा कि आपको पता है हम 12th स्टैंडर्ड का टॉपिक नंबर 3 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस डिस्कस कर रहे हैं। मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया कि इस टॉपिक में एक्चुअली दो टॉपिक साथ साथ में हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का थ्योरी डिस्कशन कंप्लीट हो गया है। तो आइए स्टूडेंट, इस टॉपिक का नया पार्ट जो कि रेडिएशन है वो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो हम थोड़ा 11th का पोर्शन रिवाइज करेंगे स्टूडेंट। बिगिनिंग ऑफ साइंस में हीट और टेम्परेचर में पहले बहुत डिस्कशन हुआ, व्हाट इज हीट एंड व्हाट इज टेम्परेचर। तो हीट इज नथिंग बट वन ऑफ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे लाइट एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, उसी प्रकार हीट इज नथिंग बट वन ऑफ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या यूज है स्टूडेंट एनर्जी का? इफ वी स्पेंड द एनर्जी देन वर्क इज डन। फॉर एग्जाम्पल कुकिंग ऑफ द फूड इज एन एग्जाम्पल ऑफ द वर्क डन। हीट की वजह से वर्क हो रहा है। दूसरा जो टर्म है वो है टेम्परेचर। व्हाट इज टेम्परेचर? तो टेम्परेचर इज नथिंग बट डिग्री ऑफ हॉटनेस। इट इज ए मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस। दो चीजें स्टूडेंट अलग अलग है, हीट एंड टेम्परेचर। हमको पता है कि हीट एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। जनरली सारे फ्लो हायर टू लोअर होते हैं। ए गैस फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, लिक्विड फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल एंड सो ऑन। उसी प्रकार ये जो हीट एनर्जी है दैट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। अभी जब हीट ट्रांसफर होता है तो हीट ट्रांसफर के तीन अलग अलग तरीके हैं। देयर आर थ्री डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। द फर्स्ट मोड ऑफ द ट्रांसफर ऑफ हीट इज कंडक्शन। उसको बोला जाता है कंडक्शन। कंडक्शन होता है जब किसी हम सॉलिड को गर्म करते हैं स्टूडेंट, तो जो सॉलिड के अंदर हीट ट्रांसफर होता है दैट इज बाय वे ऑफ कंडक्शन। एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ यू टेक ए मेटल रॉड, वन ऑफ द लॉन्ग एंड थिन मेटल रॉड। यदि आप इस मेटल रॉड को एक एंड को हीट करेंगे, इफ यू हीट द वन एंड ऑफ द मेटल रॉड, तो इस केस में हीट विल ट्रांसफर थ्रू द मेटल बाय द वे ऑफ कंडक्शन। इस मेथड में मीडियम के पार्टिकल दे ऑसिलेट, वाइब्रेट एंड दे गेट ट्रांसफर द एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। सारे सॉलिड में हीट ट्रांसफर होता है बाय वे ऑफ कंडक्शन। दूसरा जो मेथड है, मोड है ट्रांसफर का, उसको बोलते हैं हम कन्वेक्शन। कन्वेक्शन टेक्स प्लेस मोस्टली इन फ्लूइड्स। क्या मतलब है स्टूडेंट फ्लूइड्स का? फ्लूइड मतलब वी मीन टू से लिक्विड एंड गैसेस। जितनी भी लिक्विड और गैसेस है, जैसे आप जिस रूम में बैठे हुए हैं, ड्यू टू योर कॉन्स्टेंट ब्रीदिंग वो सराउंडिंग एरिया हीट हो रहा है। तो लिक्विड और गैसेस में जो हीट ट्रांसफर होता है दैट इज बाय वे ऑफ कन्वेक्शन होता है। कन्वेक्शन के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ यू टेक वाटर इनटू ए कंटेनर, एक राउंड बॉटल फ्लास्क में कोई भी लिक्विड लीजिए, फॉर एग्जांपल द वाटर। इफ यू हीट दिस वाटर, यदि इस वाटर को हम हीट करेंगे बर्नर के ऊपर स्टूडेंट, तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? द मॉलिक्यूल एट ए बॉटम ऑफ कंटेनर दे एब्जॉर्ब हीट एंड देयरफॉर दिस मॉलिक्यूल बिकम लाइट। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उसका डेंसिटी कम होता है, तो जो बॉटम में मॉलिक्यूल है वो उनका डेंसिटी कम होगा और ये मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ मूव करेंगे, जबकि कोल्ड मॉलिक्यूल मूव्स डाउन। कोल्ड मॉलिक्यूल भारी होता है कंपैरेटिवली। इस प्रकार ये पूरा लिक्विड हीट होता है। हॉट मॉलिक्यूल मूव्स अपसाइड एंड कोल्ड मॉलिक्यूल मूव्स डाउन साइड। एक करंट इज एस्टेब्लिश्ड। इस करंट को हम बोलते हैं स्टूडेंट कन्वेक्शनल करंट। तो इस केस में जो हीट ट्रांसफर हो रहा है दैट इज बाय द माइग्रेशन ऑफ द मीडियम पार्टिकल। अभी कंडक्शन और कन्वेक्शन में एक बहुत कॉमन है, दोनों में मटेरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड। दिस टू आर द स्लो प्रोसेस, दोनों स्लो प्रोसेस है और इस प्रोसेस में मीडियम इज ए मस्ट। मेरा ये कहने का मतलब है कि दे कैनॉट टेक्स प्लेस इन वैक्यूम।
रेडिएशन जो प्रोसेस है स्टूडेंट, रेडिएशन का जो प्रोसेस है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है। रेडिएशन में जो हीट ट्रांसफर होती है दैट इज विदाउट मटेरियल मीडियम, ये वैक्यूम में से भी पास हो सकता है। क्यों, कैसे पास होता है? तो रेडिएशन में हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द वे ऑफ व्हाट वी कॉल एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आप लोगों को पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ये प्रॉपर्टी है कि दे डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम। तो जितनी भी हीट ट्रांसफर रेडिएशन में होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फर्दर इस केस में क्या होता है, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो हीट ट्रांसफर होता है वेव से उनको बोला जाता है थर्मल रेडिएशन। थर्मल रेडिएशन की जो वेवलेंथ है स्टूडेंट वो रफली 750 नैनोमीटर टू फ्यू मिलीमीटर है। मतलब यदि वेवलेंथ रेंज लैम्बडा जिसको बोलते हैं हम, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, कम्युनिकेशन के वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, रेडिएशन का जो वेव है वो उनको बोलते हैं थर्मल रेडिएशन। उसका पर्टिकुलर वेवलेंथ होता है 750 नैनोमीटर टू 1 मिलीमीटर। जब ये रेडिएशन आगे जाते हैं तो दे कैरी द हीट एनर्जी। व्हेन दिस रेडिएशन, जब ये रेडिएशन फॉल ऑन एनी मटेरियल, व्हेन दिस रेडिएशन गेट एब्जॉर्ब, जब इसका शोषण होता है तो क्या होगा, इस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। तो रेडिएशन में देयर इज नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। फर्दर ये सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो रफली वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं स्टूडेंट। हमको पता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इज फास्टेस्ट। तो इस केस में एनर्जी ट्रांसफर सबसे फास्ट होता है और विदाउट मटेरियल से होता है। फॉर एग्जाम्पल हीट एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम द सन। इन द विंटर सीजन हम जब किसी हॉट बॉडी के पास में रहते हैं तो हमको थर्मल रेडिएशन मिलता है। तो इस केस में इस टॉपिक में, इस पर्टिकुलर पार्ट में हम रेडिएशन ही पढ़ने वाले हैं। उसमें जो रेडिएशन है वो थर्मल रेडिएशन है, उनका वेवलेंथ और स्पीड मैंने यहाँ लिखा है, आप ये अभी नोटबुक में लिख लीजिए। तो स्टूडेंट अभी रेडिएशन टॉपिक में हम आगे बढ़ते हैं। तो इस टॉपिक में मैंने आपको बताया कि हीट का जो ट्रांसफर है वो 3 मेथड से होता है। द हीट ट्रांसफर्ड और रिसीव्ड ओनली बाय रेडिएशन, उसको पर्टिकुलरली बोला जाता है थर्मल रेडिएशन या रेडिएंट हीट, ऐसा वर्ड बोला जाता है। जब हम बोलते हैं रेडिएंट हीट, इसका यह मतलब है कि खाली हम रेडिएशन का पार्ट ही कंसिडर कर रहे हैं। तो अभी इस पूरे टॉपिक में जितना भी हीट एनर्जी हम कंसिडर करेंगे, हम बार बार नहीं बोलेंगे स्टूडेंट, आपको याद रखने का है दैट हम किसकी बात करेंगे, तो रेडिएशन की पार्ट बात करेंगे। लेट अस कंसिडर इन दिस डायग्राम क्यू बी द इंसिडेंट रेडिएंट हीट। एक कोई मटेरियल बॉडी है जो कि डायग्राम में बताया है, सपोज इसके ऊपर Q इज द इंसिडेंट रेडिएंट हीट है। अभी जब ये रेडिएंट हीट इस बॉडी के ऊपर गिरेगा, इंसिडेंट होगा स्टूडेंट, तो डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ द बॉडी, depending on nature of the body, this heat will be divided into 3 parts. Partly heat is absorbed, partly heat is reflected and partly heat will be transmitted. जो हीट इसके ऊपर गिरा है वो 3 भागों में डिवाइड होगा। अभी ये डिवीजन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो ये डिवीजन स्टूडेंट नेचर ऑफ बॉडी के ऊपर डिपेंड करेगा। एक एग्जांपल लेके समझते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल यदि ये बॉडी का सरफेस वाइट है या पॉलिश्ड सरफेस है, जैसे मिरर है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको पता है रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा मिरर से, एब्जॉर्प्शन कम होगा और मिरर में ट्रांसमिशन होगा ही नहीं। यदि हम ग्लास स्लैब लेंगे, ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब लेंगे, जो घर में ग्लास का खिड़की होता है हमारे यहाँ पे, उसमें यदि इंसिडेंट हीट होगा क्यू, तो क्या होगा स्टूडेंट, आपको सबको पता है कि ट्रांसमिशन ज़्यादा होगा, रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन कम होगा। यदि आप ब्लैक सरफेस लेंगे, जैसे सोलर कुकर होता है, लोअर स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा कि सोलर कुकर को हम ब्लैक से पेंट करते हैं। क्यों ब्लैक से पेंट करते हैं? यदि ब्लैक सरफेस होगी तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कम होगा। तो जब किसी बॉडी के ऊपर रेडिएंट हीट इंसिडेंट होगा तो क्या होगा, वो डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ बॉडी विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। अभी हमको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी कितना इंसिडेंट है स्टूडेंट, टोटल एनर्जी इंसिडेंट Q है, तो ये Q डिवाइड हुआ 3 पार्ट में, Q A
partly heat is absorbed. Next one, QR, partly heat is reflected, and QT, partly heat is transmitted. This follows from law of conservation of energy. इस इक्वेशन को हम ऐसे लिखते हैं स्टूडेंट, इसको लिख सकते हैं और लेट अस डिवाइड दिस होल इक्वेशन. ये जो होल इक्वेशन है इसको हम Q से डिवाइड करते हैं. तो क्या मिलेगा हमको लेफ्ट हैंड साइड में, द Q डिवाइड बाय Q. राइट हैंड साइड आप सबको पता है, इस टर्म को अलग अलग लिखता हूं मैं कि QA डिवाइड बाय Q प्लस QR डिवाइड बाय Q प्लस लास्ट टर्म होगा स्टूडेंट QT डिवाइड बाय Q. इसमें से ये Q और Q कैंसिल होगा तो हमको क्या मिलेगा, और 1 इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू QA बाय Q प्लस QR बाय Q प्लस QT बाय Q. ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये सारे रेशियो हैं, दे आर द रेशियो. किसका रेशियो है, इंसिडेंट रेडिएंट हीट एब्जॉर्ब टू द इंसिडेंट रेडिएंट हीट, हीट एनर्जी रिफ्लेक्टेड टू द इंसिडेंट. डिनोमिनेटर में सब में Q है. तो इस इक्वेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं, और वी कैन राइट 1 इक्वल टू A, ये हम बाद में डिस्कस करते हैं, मतलब QA अपॉन Q, इस रेशियो को हमने लिखा स्टूडेंट A. उसी प्रकार QR अपॉन Q, दिस रेशियो को हमने लिखा स्टूडेंट R, और QT अपॉन Q, ये जो रेशियो है इसको हमने लिखा T. तो हमको क्या इक्वेशन मिला, हमको फॉर्मूला मिल गया, और इसको हम लिख सकते हैं A प्लस R प्लस T इक्वल टू 1. दिस इज द इक्वेशन A प्लस R प्लस T इक्वल टू 1. ये इक्वेशन क्या बताता है कि हीट इज पार्टली एब्जॉर्ब, पार्टली रिफ्लेक्टेड एंड पार्टली ट्रांसमिटेड. इतना आप नोटबुक में लिख लीजिए स्टूडेंट. तो आइए स्टूडेंट, हमने अभी प्रूव किया कि A प्लस R प्लस T इक्वल टू 1. तो इसमें हम समझते हैं अभी ये क्या है. देयर आर, ये 3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. इधर ध्यान दीजिए, A को हमने क्या लिखा है, QA अपॉन Q की जगह A लिखा है. तो इस A को बोलते हैं स्टूडेंट, A इज कॉल्ड एज कोफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन और एब्सॉर्टिविटी और एब्सॉर्टिव पावर. 3 अलग अलग नाम है, मीनिंग सेम है. तो A कहाँ से मिला हमको, देखो ये इक्वेशन देखिए, A कहाँ से मिला हमको, QA बाय Q. तो क्या डेफिनेशन होगा A का, कि कोफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेडिएंट हीट एब्जॉर्ब. QA क्या है, देखिए QA क्या है, एब्सॉर्ब रेडिएंट हीट है, और Q क्या है, इंसिडेंट रेडिएंट हीट है. एक डेफिनेशन बराबर समझिए, फिर हमको खाली उनके नाम चेंज करने का है. तो कोफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेडिएंट हीट एब्जॉर्ब टू द इंसिडेंट रेडिएंट हीट. उसी प्रकार कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, दूसरा क्या नाम है स्टूडेंट, रिफ्लेक्टिव पावर और रिफ्लेक्टिविटी, इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेडिएंट हीट रिफ्लेक्टेड, कितना रिफ्लेक्ट हुआ बॉडी से हीट, अपॉन डिवाइड बाय इंसिडेंट रेडिएंट हीट. इन दोनों का जो रेशियो है उसको हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन. उसी प्रकार तीसरा जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन और ट्रांसमिसिव पावर और ट्रांसमिसिविटी. टी, कितना ट्रांसमिट हुआ ये बताता है. तो टी का क्या फॉर्मूला होगा स्टूडेंट, टी का क्या डेफिनेशन होगा, तो टी इज द रेशियो ऑफ रेडिएंट हीट ट्रांसमिटेड टू द इंसिडेंट रेडिएंट हीट. सो इट इज क्लियर. यदि आप एक डेफिनेशन याद रखें स्टूडेंट, तो आपको खाली वर्ड चेंज करने का, एब्सॉर्ब, फिर रिफ्लेक्ट और फिर ट्रांसमिटेड, और तीनों का सम इक्वल टू 1 है. ये इक्वेशन क्या बताता है, ये इक्वेशन ये बताता है कि जब हीट रेडिएशन, थर्मल रेडिएशन किसी बॉडी के ऊपर गिरेगा, हीट रेडिएशन, तो दिस रेडिएशन विल बी डिवाइड इन 3 पार्ट, पार्टली एब्जॉर्ब, पार्टली रिफ्लेक्टेड एंड पार्टली ट्रांसमिटेड. यदि आप ART को देखेंगे स्टूडेंट, तो ये रेशियो ऑफ सिमिलर क्वांटिटी है. चूंकि ये सिमिलर क्वांटिटी है, सो इट विल हैव नो यूनिट्स, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, नो यूनिट्स, एंड देयरफॉर नो डायमेंशन, नो डायमेंशंस, इसकी यूनिट एंड डायमेंशन नहीं होगी, ये सिंपली प्योर नंबर होगा. अभी एक इंपॉर्टेंट बात समझते हैं स्टूडेंट,
कि ये ए आर और टी, ये जो ए आर और टी, ये जो हमने तीन डेफिनेशन किए, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? तो ये तीनों जो है ये दो बातों पर डिपेंड करता है। दिस डिपेंड्स ऑन टू, दिस कोफिशिएंट डिपेंड्स ऑन टू। फर्स्ट वन, नेचर ऑफ बॉडी, जैसे मैंने पहले आप बताया नेचर ऑफ बॉडी, जैसे मिरर है तो ए कम होगा, आर ज्यादा होगा। यदि ग्लास स्लेब है तो टी ज्यादा होगा, ए और आर कम होगा। तो ये डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ बॉडी, आई मीन सरफेस नेचर ऑफ बॉडी। और दूसरा ये डिपेंड करता है वेवलेंथ के ऊपर। वेवलेंथ, वेवलेंथ का मतलब होता है यहाँ पे स्टूडेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में कोई भी बॉडी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ इमिट करती है। तो यदि सपोज आपने एक बॉडी लिया, एक मटेरियल बॉडी लिया, और उसके ऊपर बहुत सारे रेडिएशन गिर रहे हैं, सो मेनी रेडिएशन आर फॉलिंग, तो क्या होता है, सारे रेडिएशन ये एब्जॉर्ब करता है। थर्मल रेडिएशन की बात कर रहे हैं, ये रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, पर इसमें से कुछ रेडिएशन को ये ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, या ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, या ज़्यादा ट्रांसमिट करता है। तो इसके लिए इन सिंबल को हम फिजिक्स में ऐसा लिखते हैं, ए लेमड़ा। ए लेमड़ा मतलब क्या? कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन फॉर ए पर्टिकुलर वेवलेंथ, लेमड़ा इज द वेवलेंथ। उसी प्रकार दूसरा सिंबल होगा आर लेमड़ा, या फिर होगा टी लेमड़ा। मतलब ये सिंबल ये बताता है कि ये जो पर्टिकुलर वेवलेंथ है, इसका एब्जॉर्प्शन पावर सबसे ज़्यादा है इस लेमड़ा के लिए। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैंने ऐसे बोला कि ए का वैल्यू 700 नैनोमीटर है। इसका ये मतलब नहीं कि खाली यही एब्जॉर्ब किया, ये एब्जॉर्ब कर रहा है रेडिएशन, पर इस रेडिएशन को सबसे ज़्यादा ये एब्जॉर्ब करता है। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये लेमड़ा किसके ऊपर डिपेंड करता है स्टूडेंट? ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। ये आप इतना लिख लीजिए। तो स्टूडेंट अभी हमने डिस्कस किया कि a प्लस आर प्लस टी इक्वल टू 1, इनकी वैल्यू के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडीज क्लासिफाई किया गया है। मतलब जो वैल्यू है, इन कॉन्स्टेंट्स का वैल्यू है, उसके हिसाब से उसकी बॉडी को उस प्रॉपर्टी का नाम दिया गया है। तो मटेरियल बॉडी वैसे तो बहुत टाइप का है, और मेन 4 टाइप का है, जो कि हमारे सिलेबस में 12th में। तो फर्स्ट टाइप ऑफ द बॉडी है, उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट ऑर्डिनरी बॉडी। ऑर्डिनरी बॉडी में हमने देखा कि a प्लस आर प्लस टी इक्वल टू 1। इसका मतलब पार्टली हीट इज एब्जॉर्ब, पार्टली हीट इज रिफ्लेक्टेड, एंड पार्टली हीट इज ट्रांसमिटेड। दूसरे टाइप की जो मटेरियल बॉडी है उसको बोलते हैं डायथर्मिनस बॉडी। तो दिस बॉडी इज ट्रांसपेरेंट, कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट टू इंसिडेंट रेडिएशन। कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट का मतलब है स्टूडेंट T इक्वल टू 1, जितना भी हीट रेडिएशन इसके ऊपर गिरेगा गिरेगा वो सारा रेडिएशन इसमें से पास हो जाएगा। नथिंग इज एब्जॉर्ब और नथिंग इज रिफ्लेक्टेड। तो ए और आर का वैल्यू 0 होगा। इस इक्वेशन से T इक्वल टू 1 है, मतलब दिस बॉडी में न तो एब्जॉर्प्शन होगा और न रिफ्लेक्शन होगा। ऐसा परफेक्टली बॉडी मिलना इम्पॉसिबल है, पर टू सम एक्सटेंट एयर या ग्लास को हम कंसिडर कर सकते हैं डायथर्मिनस मटेरियल। जैसे हीट रेडिएशन आता है अर्थ के ऊपर, तो एयर में से वो क्या आता है, ग्लास में से जब लाइट पास होता है तो वो मोस्टली 100% पास होता है। तो इस टाइप के जो मटेरियल है उसको बोला जाता है डायथर्मिनस। थर्ड टाइप की मटेरियल है उनको हम बोलते हैं स्टूडेंट एथर्मिनस। एथर्मिनस मीन्स दे आर ओपेक, नॉन ट्रांसपेरेंट, दे आर ओपेक टू द इंसिडेंट रेडिएशन। मतलब इस मटेरियल में से हीट रेडिएशन ट्रांसमिट नहीं होगा, बाहर नहीं आएगा, इंसिडेंट होगा तो बाहर ट्रांसफर नहीं होगा। इसके लिए इसका कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन 0 होगा, क्योंकि ट्रांसमिट हुआ नहीं है। यहाँ पे ट्रांसमिट नहीं हुआ है तो QT का वैल्यू 0 है। तो यदि रेशियो लेंगे, T क्या होता है, QT बाई Q होता है, तो T का वैल्यू 0 होगा। पर हमको पता है कि a प्लस आर प्लस टी 1 है, तो देयरफॉर इसका r प्लस 1 होगा। मतलब ए थर्मिनस बॉडी में पार्टली हीट एब्जॉर्ब होगा स्टूडेंट, और पार्टली क्या होगा, रिफ्लेक्टेड होगा। टू सम एक्सटेंट इसका जो एग्जाम्पल है वाटर वेपर। आपने देखा होगा कि विंटर सीजन में ये ज़्यादा बारिश होती है तो वाटर वेपर फॉग हो जाता है, फॉग, और हम आगे देख नहीं सकते, कुछ मीटर के आगे हमको दिखाई नहीं देता है। आजकल पोल्यूशन की वजह से वाटर वेपर और पोल्यूटेंट की वजह से स्मॉग तैयार होता है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। तो सुबह सुबह आप देखेंगे अर्ली मॉर्निंग हमको दिखाई नहीं देता है, व्हीकल चलाने के लिए तकलीफ होता है, स्पेशल लाइट यूज़ करते हैं येलो कलर के। तो ये हो गया एथर्मिनस मटेरियल। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जिसको कि हमको
डिटेल में डिस्कस करने का स्टूडेंट वो है परफेक्टली ब्लैक बॉडी और सिंपली ब्लैक बॉडी। इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं स्टूडेंट पीबीबी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी या सिंपली ब्लैक बॉडी। परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या होता है? इट एब्जॉर्ब्स एंटायर इंसिडेंट रेडिएंट हीट अपॉन इट। मतलब जितना भी थर्मल रेडिएशन, सपोज क्यू रेडिएशन बॉडी के ऊपर इंसिडेंट हुआ तो ये कंप्लीटली क्यू रेडिएशन इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। न तो इसमें कुछ ट्रांसमिट होगा, नाइदर देयर विल बी ट्रांसमिशन, सॉरी रिफ्लेक्शन, नॉर देयर विल बी ए ट्रांसमिशन। मतलब इस बॉडी के लिए क्यू आर और क्यू टी दोनों जीरो होगा, मतलब आर और टी जीरो होगा। तो क्या हो जाएगा? ए विल बी इक्वल टू 1, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन फॉर दिस मटेरियल विल बी इक्वल टू यूनिटी। ऐसा कोई भी बॉडी नेचर में होता नहीं है स्टूडेंट जो कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी हो, पर नेचर में एक मटेरियल होता है जिसको हम बोलते हैं लैंप ब्लैक। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? लैंप ब्लैक और सूट। जो तेल के दिए होते हैं, जब भगवान हम घर में तेल या घी का दिया जलाते हैं तो उसका जो लो होता है उसके ऊपर यदि आप कुछ ऑब्स्टेकल रखेंगे, पेपर या कुछ ऐसा, तो कालिक जमा हो जाती है। उस कालिक को बोलते हैं लैंप ब्लैक या सूट। इसका कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज 97% है। ये परसेंटेज में लिखा है इज 97% का। क्या मतलब हुआ इसमें कि कितना बच गया 100 में से? ए इक्वल टू ये 100% है, ए का वैल्यू 97%, मतलब देयर इज ए 3% लॉस है। ये 3% लॉस है, ये किस में होगा? आइदर इट इज रिफ्लेक्टेड और इट इज ट्रांसमिटेड। तो लैंप ब्लैक क्लोज टू द ब्लैक बॉडी है, पर लैंप ब्लैक परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है, इसमें 3% लॉस है। यदि हम किसी टेक्नोलॉजी से ये 3% लॉस अवॉइड कर सके स्टूडेंट, जो कि एक साइंटिस्ट ने किया, उस साइंटिस्ट का नाम है फेरी। साइंटिस्ट फेरी हैज डिजाइंड आर्टिफिशियली परफेक्टली ब्लैक बॉडी। जरा इसको ध्यान दीजिए, डिजाइन मतलब क्या किया? लैंप ब्लैक तो डायरेक्टली 97% एब्जॉर्ब कर रहा है। आप खाली ऐसा लैंप ब्लैक ले लोगे किसी पेपर के ऊपर, यदि हीट रेडिएशन उसके ऊपर गिरेगा तो 97% तो वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब करेगा। फिर प्रॉब्लम क्या है? ये जो 3% जो रिफ्लेक्ट या ट्रांसमिट हो रहा है पार्टली, इसको हम कैसे रोक दे? यदि रोक दिया जाए ये पार्ट, तो वो लैंप ब्लैक विल वर्क एज ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी। और ये काम किया साइंटिस्ट ने, उसका नाम है फेरीज, साइंटिस्ट फेरी। तो नेक्स्ट पार्ट हम जो स्टडी करने वाले हैं दैट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ फेरीज परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ये आप लोग लिख लीजिए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अभी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का जो रेडिएशन पार्ट है उसमें आगे बढ़ते हैं। अभी हमने इसके पहले डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल पढ़ा, उसमें से जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो 12th स्टैंडर्ड का हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन ऐसा है कि व्हाट इज ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी, गिव कंस्ट्रक्शन ऑफ फेरीज। ये साइंटिस्ट का नाम है स्टूडेंट, फेरीज आर्टिफिशियल परफेक्टली ब्लैक बॉडी। यूजुअली 3 मार्क के लिए बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो व्हाट इज डेफिनेशन? तो डेफिनेशन, ए बॉडी विच एब्जॉर्ब्स एंटायर इंसिडेंट रेडिएंट हीट अपॉन इट इज कॉल्ड एज एन परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ऐसी बॉडी कंसिडर करो कि Q इज द इंसिडेंट रेडिएंट हीट है। रिकलेक्ट करिए डेरिवेशन, प्रीवियस डेरिवेशन। Q इज एन इंसिडेंट रेडिएशन है और सपोज इस बॉडी ने इसमें से Q पूरा का पूरा Q इक्वल टू QA एब्जॉर्ब किया। वॉट एवर इंसिडेंट इज टोटली एब्जॉर्ब। तो क्या होगा स्टूडेंट? देयरफॉर इस बॉडी के लिए होगा 1 इक्वल टू QA अपॉन Q क्रॉस मल्टीप्लाइड। बट बाय डेफिनेशन QA अपॉन Q इज A। A मतलब कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। देयरफॉर A का वैल्यू कितना हो गया स्टूडेंट? तो A का वैल्यू हो गया A इक्वल टू 1। इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन फॉर ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज 1 और यूनिटी। इस चीज को हम दूसरी प्रकार से भी समझ सकते हैं, जैसे हमने ऑलरेडी प्रूव किया ऑर्डिनरी बॉडी के लिए। रिकॉल, इसके पहले हमने लास्ट आर्टिकल में ये प्रूव किया फॉर ऑर्डिनरी बॉडी। ऑर्डिनरी बॉडी के लिए क्या होता है स्टूडेंट? क्या इक्वेशन है कि A प्लस R प्लस T इक्वल टू 1। क्या मतलब स्टूडेंट इस इक्वेशन का? पार्टली हीट इज एब्जॉर्ब
पार्टली रिफ्लेक्टेड एंड पार्टली ट्रांसमिटेड। अभी परफेक्टली ब्लैक बॉडी में क्या होगा, न तो उसमें रिफ्लेक्शन है, नाइदर देर इज ए रिफ्लेक्शन नॉर देर इज ए ट्रांसमिशन। इसका मतलब आर और टी दोनों का वैल्यू जीरो है। देयरफॉर फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी ए का वैल्यू विल बी इक्वल टू 1। आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, मैंने आपको दो अलग अलग रास्ते बताए, कोई भी एक आप लिख सकते हैं एग्जाम में। तो आर्टिफिशियल इन केस ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, सॉरी इन केस ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी ए का वैल्यू 1 है। परफेक्टली ब्लैक बॉडी डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। कोई भी ऐसी बॉडी नहीं है जो कि 100% एब्जॉर्ब करती है स्टूडेंट, बट देयर एग्जिस्ट ए मटेरियल इन नेचर, उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट दैट वी कॉल एज एन लैंप ब्लैक। दूसरा इसका नाम है सूट। ये क्या होता है, जब हम घर में कोई ऑयल का लैंप जलाते हैं स्टूडेंट, तो उसकी जो फ्लेम है, उसकी जो लो है, उसके ऊपर यदि कोई आप ऑब्स्टेकल रखेंगे मेटल का या पेपर का, तो उसके ऊपर स्मोक डिपॉजिट हो जाता है, कालिक डिपॉजिट हो जाती है। जब कोई ट्रक आपके बाजू में से जाता है और एक्सेलरेट करता है तो उसके एग्जॉस्ट में से ब्लैक धुआं निकलता है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके एग्जॉस्ट में से ब्लैक स्मोक निकलता है। तो ये जो स्मोक है, ये जो काली की इकट्ठी हुई है, इसको बोलते हैं लैंप ब्लैक और सूट। इसकी ये प्रॉपर्टी है कि इट एब्जॉर्ब्स अप्रोक्सीमेटली 97%। ए का वैल्यू परसेंटेज में दिया है, मतलब ए का वैल्यू कितना होगा, नंबर में लिखेंगे तो कितना होगा स्टूडेंट, ए इक्वल टू 0.97 होगा। इट इज क्लोज टू परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ए का वैल्यू 1 है, 0.97 क्लोज टू 1 है, पर 1 नहीं है, 1 से कम है, तो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। पर फिजिक्स में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में हमको ए इक्वल टू 1 चाहिए, ए इक्वल टू 100% इज रिक्वायर्ड। तो वो कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे समझिए आप एक पॉइंट, जब हम कहते हैं कि लैंप ब्लैक एब्जॉर्ब्स 97%, इसका मतलब कितने परसेंट का लॉस हुआ स्टूडेंट, लॉस विल बी इक्वल टू 3% हुआ। 97 प्लस 3 100% हुआ। अभी ये लॉस किस किस फॉर्म में हुआ, तो इस लॉस में आइदर ये रिफ्लेक्ट हुआ, आइदर इसमें इस हीट का रिफ्लेक्शन हुआ, या फिर इस हीट का क्या हो गया, ट्रांसमिशन हो गया, हीट इज ट्रांसमिटेड हो गया। 97 तो उसने डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लिया स्टूडेंट लैंप ब्लैक ने, तो 3% दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, पार्टली रिफ्लेक्टेड एंड पार्टली ट्रांसमिटेड। बाय सर्टन मेथड, बाय सर्टन टेक्नोलॉजी, यदि ये 3% जीरो कर दिया जाए बाय सम मेथड, तो ये 100% एब्जॉर्ब होगा। तो साइंटिस्ट फेरी ने एक आर्टिफिशियल परफेक्टली ब्लैक बॉडी बनाई। साइंटिस्ट फेरी ने एक ट्रिक प्ले किया और एक आर्टिफिशियल बॉडी बनाया विच इज एब्जॉर्बिंग 100%। तो आइए फेरिस परफेक्टली ब्लैक बॉडी का हम कंस्ट्रक्शन समझते हैं। तो व्हाट इज कंस्ट्रक्शन, तो फेरिस परफेक्टली ब्लैक बॉडी कंसिस्ट ऑफ ए डबल वॉल हॉलो मेटल स्फीयर। आप एक स्फेरिकल शेल कंसिडर कीजिए, एक स्फेरिकल शेल के अंदर दूसरा स्फेरिकल शेल है, डबल वॉल हॉलो मेटल स्फीयर। इसके बीच का जो स्पेस है स्टूडेंट, ये दो वॉल के बीच में स्पेस है, उसको वैक्यूम कर दिया। आपने लोअर स्टैंडर्ड में थर्मस फ्लास्क का कंस्ट्रक्शन पढ़ा है, तो थर्मस फ्लास्क डबल वॉल बॉटल होता है, तो दोनों के बीच का वॉल का जो स्पेस है वो वैक्यूम कर दिया जाता है। क्यों वैक्यूम किया, बिकॉज इस वैक्यूम से कंडक्शन और कन्वेक्शन नहीं होता है। हमने पढ़ा कि कंडक्शन कन्वेक्शन रिक्वायर मटेरियल मीडियम, तो इन दोनों स्पेस के बीच में जो डबल वॉल मेटल स्फीयर है, इसका बीच का स्पेस हमने वैक्यूम कर दिया। और देयर इज ए स्मॉल पिन होल ओपनिंग, एक साइड में इसमें पिन होल ओपनिंग है। Just in front of pinhole, inside the double wall, there is a metal conical projection. ये डबल वॉल मेटल स्फीयर है, यहाँ पे पिन होल है, इस पिन होल के सामने यहाँ पर एक अनसाइड कोनिकल प्रोजेक्शन है। अभी ये जो कंस्ट्रक्शन है इनसाइड, मतलब दो वॉल हो गए, इनर वॉल ऑफ द इनर स्फीयर, टेक केयर स्टूडेंट, क्या बोल रहा हूं, इनर वॉल ऑफ इनर स्फीयर, ये जो इनर स्फीयर है, इनर वाला स्फीयर है इनर वॉल का, इट इज कोटेड बाय लैंप ब्लैक। और आउटर वॉल ऑफ द आउटर स्फीयर इज कोटेड बाय सिल्वर। वाई सिल्वर, क्योंकि सिल्वर इज ए गुड रिफ्लेक्टर। तो इस केस में क्या हो गया, इंक्लूडिंग कोनिकल प्रोजेक्शन, जो इनसाइड की सरफेस है उसको लैंप ब्लैक से
कोट कर दिया गया। अभी हम इसका वर्किंग समझते हैं। क्या होगा स्टूडेंट, जब कोई हीट रेडिएशन, सपोज ये इंसिडेंट रेडिएशन है, जब ये इंसिडेंट रेडिएशन पिन होल में से अंदर एंटर करेगा तो ये क्या होगा, पिन होल में से जब एंटर करेगा तो ये लैम्प ब्लैक के ऊपर गिरेगा, कोनिकल प्रोजेक्शन के ऊपर गिरेगा। और कोनिकल प्रोजेक्शन के ऊपर क्या है, कोनिकल प्रोजेक्शन के ऊपर कोनिकल प्रोजेक्शन के ऊपर लैम्प ब्लैक है, तो लैम्प ब्लैक विल एब्जॉर्ब 97%। देखो डायरेक्टली भी आप लैम्प ब्लैक लेंगे, ऐसे किसी पेपर के ऊपर भी लैम्प ब्लैक लिया तो इंसिडेंट रेडिएशन का वो 97% एब्जॉर्ब करेगा, उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो जब ये रेडिएशन या इंसिडेंट होगा तो इसका 97% एब्जॉर्ब होगा। अभी यहाँ पे कोनिकल प्रोजेक्शन क्यों रखा, तो हम लोगों को पता है कि जो हीट रेडिएशन है वो लाइट, मतलब दे ओबे द प्रिंसिपल ऑफ लाइट। जब हीट रेडिएशन यहाँ से एंटर होगा तो 97% एब्जॉर्ब होगा। यदि कोन नहीं होता यहाँ पे स्टूडेंट तो क्या होता था, यदि कोन नहीं होता तो डायरेक्टली 3% रिफ्लेक्शन डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होता। इसका मतलब 97% यहाँ पे एब्जॉर्ब होता और 3% बाहर आ जाता था। तो अगेन सेम प्रॉब्लम, देयर इज अ लॉस ऑफ 3%। इस कोनिकल प्रोजेक्शन की वजह से क्या होगा, जब ये हीट रेडिएशन यहाँ पे गिरेगा तो दिस रेडिएशन का जो पाथ है विल बी रिफ्लेक्टेड इन सम अदर डायरेक्शन देन इंसिडेंट। जैसे वो सीधा आया उस दिशा में वो नहीं जाएगा स्टूडेंट, वो किसी दूसरी डायरेक्शन में जाएगा। इस प्रकार ये हीट रेडिएशन सफर मल्टीपल रिफ्लेक्शन एंड कंप्लीटली ट्रैप्ड। एक बार ये पिन होल से अंदर आ गया स्टूडेंट तो ये कभी बाहर नहीं निकलेगा। इसको हम जरा मैथमेटिकल वे में कैलकुलेशन लेके समझ लेते हैं। सपोज ऐसा एज्यूम करो कि इंसिडेंट रेडिएशन 100 कैलोरी है, यहां से 100 कैलोरी एंटर हुआ स्टूडेंट। एक बार ये 100 कैलोरी यहां से एंटर होगा तो यहाँ पे कितना एब्जॉर्ब होगा, तो 97 कैलोरी एब्जॉर्ब होगा। 100 का 97% कीजिए तो 97 एब्जॉर्ब हो गया। अभी कितना बच गया 97 में से, तो 100 माइनस 97 तो 3 कैलोरी रिफ्लेक्ट होगा। कौन से डायरेक्शन में, अदर देन इंसिडेंट में रिफ्लेक्ट होगा। अभी जब ये 3 कैलोरी कहीं पर भी इनसाइड द स्फीयर लैम्प ब्लैक के ऊपर गिरेगा तो इस 3 कैलोरी का 97% एब्जॉर्ब होगा। इट इज इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट 3 कैलोरी का 97% मतलब कितना होगा स्टूडेंट, ये दिस विल बी इक्वल टू 2.91 होगा। मतलब 3 कैलोरी का 97% होता है 2.91 कैलोरी। मतलब कितना एब्जॉर्ब हुआ 3 कैलोरी का, यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया 2.91 कैलोरी एब्जॉर्ब हो गया। तो बाकी कितना बचा स्टूडेंट, जस्ट समझने के लिए कैलकुलेट करते हैं। इसमें से जो बचा है दैट विल बी इक्वल टू 0.91 कैलोरी बचा। जब ये 0.91 कैलोरी वापस रिफ्लेक्ट होगा कहीं पे तो इसका 97% एब्जॉर्ब होगा। तो इट इज वेरी एविडेंट, नेक्स्ट टाइम जब ये रिफ्लेक्ट होगा, सेकंड रिफ्लेक्ट, फर्स्ट रिफ्लेक्शन हुआ या सेकंड रिफ्लेक्शन, थर्ड रिफ्लेक्शन में इसका 97% एब्जॉर्ब होगा। इस प्रकार 2-3 रिफ्लेक्शन के बाद में ये कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसका ये मतलब है कि एक बार यदि ये हीट रेडिएशन इस पिन होल में से अंदर गया तो ये बाहर कभी नहीं आएगा। एंड देयरफॉर ये जो पिन होल है, ये जो होल है, इट इज एक्टिंग जस्ट लाइक एज ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी, देयर इज नो लॉस। और देयरफॉर इसका बहुत इंपॉर्टेंट साइंस में है क्योंकि इट इज गोइंग टू एब्जॉर्ब 100%। आप इसको एक बार जरा देख लीजिए। तो स्टूडेंट आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इस ब्लैक बॉडी के बारे में समझने का है। जब ब्लैक बॉडी कोई रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। वो टेम्परेचर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, दैट विल डिपेंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ दिस इंसिडेंट रेडिएशन। ब्लैक बॉडी सभी प्रकार की वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है। अभी हम आगे और पढ़ने वाले हैं कि गुड एब्जॉर्बर इज ए गुड इमीटर। मेरा ये कहने का मतलब है कि यदि ये जो ब्लैक बॉडी हमने स्टडी किया, रफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं, यदि इस ब्लैक बॉडी को हमने हीट किया बाय सर्टन मेथड, यदि इसको हीट किया स्टूडेंट, तो ये ब्लैक बॉडी इज गोइंग टू आल्सो इमिट हीट रेडिएशन। तो आपको ये समझने का है कि ब्लैक बॉडी खाली एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है,
ब्लैक बॉडी इज ए वेरी गुड सोर्स ऑफ हीट रेडिएशंस। यदि इसको हम गर्म करेंगे, इसको इलेक्ट्रिकली हीट किया जा सकता है। एक्चुअली अपने सिलेबस में नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, इसके ऊपर इलेक्ट्रिकल वायर होते हैं, उसमें से करंट पास यदि करेंगे तो ब्लैक बॉडी गर्म हो जाएगा और ब्लैक बॉडी विल स्टार्ट इमिटिंग हीट रेडिएशन। इट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ हीट रेडिएशन। तो ये जो हीट रेडिएशन यहाँ से निकले हैं, ये इसकी अलग अलग वेवलेंथ होती है। देयर आर नंबर ऑफ वेवलेंथ। एक्चुअली हीट जैसे सारी वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है, वैसे ये सारी वेवलेंथ इमिटर करता है। तो इसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे बाद में, ये एक्सपेरिमेंट में यूज होता है। आपको ये पॉइंट याद रखने का है कि इट इज नॉट जस्ट एब्जॉर्बर ब्लैक बॉडी, इट इज आल्सो ए गुड इमिटर। किसके ऊपर ये वेवलेंथ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इमिशन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो दैट विल डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी। ये आपको पॉइंट याद रखने का है। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन प्रीवियस थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंजेस। अर्लियर साइंस में ऐसा समझा जाता था, ऐसा मिसकंसेप्शन था कि ओनली बॉडी रेडिएट्स व्हेन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज लेस, मतलब हॉट बॉडी रेडिएट्स इन ए कूलर सराउंडिंग। पर इस मिसकंसेप्शन को साइंटिस्ट प्रीवोस ने एक थ्योरी देके, मैंने आपको समझाया थ्योरी मतलब क्या होता है, एजम्पशन होता है। तो साइंटिस्ट प्रीवोस ने बताया कि ऐसा नहीं है, एवरी मटेरियल बॉडी रेडिएट्स। आपको हमने बिगिनिंग में समझाया था व्हाई बॉडी रेडिएट्स। बॉडी में क्या है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल है कंसिस्टिंग ऑफ चार्ज पार्टिकल्स है। बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी, दिस एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर वाइब्रेटिंग। चार्ज पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है तो दे आर रेडिएटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो प्रीवोस ने उसकी थ्योरी में 3 पॉइंट दिए हैं स्टूडेंट, जिसको हम समझते हैं। फर्स्ट सेज एवरी मटेरियल बॉडी रेडिएट्स, हर मटेरियल बॉडी रेडिएट करेगा हीट एट ऑल पॉसिबल टेम्परेचर एक्सेप्ट 0 केल्विन। आपको पता है कि 0 केल्विन सबसे कम टेम्परेचर है, केल्विन इससे कम टेम्परेचर होता नहीं है। तो व्हाई 0 केल्विन, 0 केल्विन पे क्यों नहीं रेडिएट करेगा? ऐसा समझा जाता है स्टूडेंट कि 0 केल्विन में जो बॉडी की मटेरियल बॉडी के जो एटम मॉलिक्यूल है, दे आर एट रेस्ट, देयर इज नो वाइब्रेशन, और इसके लिए दे डू नॉट इमिट एनी काइंड ऑफ रेडिएशन। तो फर्स्ट पॉइंट सेज एवरी मटेरियल बॉडी रेडिएट्स एट ऑल पॉसिबल टेम्परेचर्स अबव 0 केल्विन। इसका मतलब यदि आइस लेंगे, आपको पता है आइस का टेम्परेचर 0 सेल्सियस है, डोंट गेट कंफ्यूज। 0 सेल्सियस मतलब कितना हो गया, 273 केल्विन हो गया। आइस आल्सो रेडिएट। सेकंड उसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि रेट ऑफ रेडिएशन। ये वर्ड ध्यान दीजिए, रेट। रेट का मतलब है एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। रेट मतलब डिवाइड बाय टाइम। तो रेट ऑफ रेडिएशन जो है दैट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द बॉडी एंड डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर आई मीन टू से एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जितना बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसका रेट ऑफ रेडिएशन उतना ज़्यादा होगा नेचुरली। और तीसरा पॉइंट उसने बहुत इंपॉर्टेंट दिया है कि जो रेट ऑफ रेडिएशन है दैट डज नॉट डिपेंड, इंडिपेंडेंट। किसके इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। सराउंडिंग डज नॉट प्ले एनी रोल इन केस ऑफ द रेडिएशन। स्टूडेंट आफ्टर ऑल सराउंडिंग भी एक बॉडी है ना। जैसे पेन मेरे हाथ में है तो ये रूम इसका सराउंडिंग है। यदि रूम लेंगे तो बाहर का उसका सराउंडिंग रहेगा। तो बॉडी एंड सराउंडिंग आर जस्ट इन रिलेटिव टर्म। अभी हमको पता कैसे लगेगा कि प्रीवियस थ्योरी बराबर है कि नहीं? तो हम प्रीवियस थ्योरी का एक्सप्लेनेशन समझते हैं। इसको हम प्रूव कर सकते हैं कि प्रीवियस थ्योरी इज कंप्लीट। तो डायग्राम देखिए, इस डायग्राम में मैंने 3 केसेस ड्रॉ किए, 3 डिफरेंट केसेस ड्रॉ किए। इसमें x जो है वो बॉडी है और y है वो सराउंडिंग है। अभी देयर कैन बी ओनली 3 केसेस। फर्स्ट केस डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट केस में हम एज्यूम करो कि टेम्परेचर ऑफ द बॉडी x इज ग्रेटर देन द टेम्परेचर ऑफ बॉडी y। मतलब हॉट बॉडी इज केप्ट इन ए कूलर सराउंडिंग। सुबह सुबह एक कप ऑफ टी इज गिवन बाय योर पेरेंट और आपने उसको टेबल पे रखा है, तो ये हॉट बॉडी है, एक्स इज हॉट बॉडी है। तो किसके ऊपर रेडिएशन रेट डिपेंड करता है? देखो रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है? टेम्परेचर के ऊपर। तो एक्स क्या होगा? एक्स विल रेडिएट। सपोज यहां से ये रेडिएशन आ रहे हैं, इसे कुछ मैं समझने के लिए 4-5 रेडिएशन ड्रॉ करता हूं। जब ये एक्स रेडिएट कर रहा है तो वाई भी रेडिएट करेगा। यस, वाई भी बॉडी है ना,
सराउंडिंग भी तो बॉडी है कि नहीं, तो वाई भी रेडिएट करेगा। पर टेम्परेचर ऑफ वाई लेस देन एक्स है, इसके लिए इसका रेट ऑफ रेडिएशन कम होगा। यदि यहाँ से 5 रेडिएशन आ रहे हैं, 5 नंबर समझने के लिए, यहाँ से 2 आ रहे हैं, तो क्या होगा कि इट इज रेडिएटिंग एट ए हायर रेट, बॉडी इज रेटिंग एट ए हायर रेट देन वॉट एवर इट्स एब्जॉर्बिंग। इसको क्यों बोला गया एक्सचेंज थ्योरी? देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग, एक्सचेंज गिव एंड टेक हो रहा है। यहां पर नेट, इस केस में क्या होगा, इस केस में नेट लॉस ऑफ हीट होगा। नेट लॉस ऑफ हीट किधर होगा? इन द बॉडी एक्स, एंड देयरफॉर its temperature Tx decreases। इसका मतलब जब आप हॉट बॉडी रूम में रखते हैं तो हॉट बॉडी ज्यादा रेट से रेडिएट कर रहा है, उसका रेट फास्टर है, पर एब्जॉर्ब वो कम कर रहा है, तो देयर इज ए नेट लॉस ऑफ हीट टेक्स प्लेस इन ए बॉडी एंड देयरफॉर टेम्परेचर डिक्रीजेस। इसके लिए कोई भी हॉट बॉडी कूलर सराउंडिंग में क्या होता है स्टूडेंट, कि वो ठंडा होता है। लेट अस कंसिडर सेकंड केस। सेकंड केस में हम ऐसे समझते हैं कि टेम्परेचर ऑफ द एक्स बॉडी इज लेस देन टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। मतलब कोई कोल्ड बॉडी हॉटर सराउंडिंग में रखा है, जैसे आपने एक आइस का पीस निकाला और टेबल के ऊपर रखा स्टूडेंट, तो क्या होगा, इसमें क्या होगा कि एक्स बॉडी रेडिएट करेगा। यस, बॉडी तो रेडिएट करेगा क्योंकि उसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है, बॉडी रेडिएट करेगा और सराउंडिंग भी रेडिएट करेगा। पर स्टूडेंट इस केस में सराउंडिंग का जो रेट ऑफ रेडिएशन है वो ज्यादा होगा क्योंकि इसका टेम्परेचर ज्यादा है इससे। तो क्या होगा कि एक्स बॉडी दोनों में एक्सचेंज हो रहा है, गिव एंड टेक हो रहा है, किसके किसके बीच में, बॉडी और सराउंडिंग। तो क्या होगा, एक्स को एक्स ज्यादा ले रहा है और कम छोड़ रहा है, तो देयरफॉर टेम्परेचर देयर विल बी व्हाट विल हैपन, देयर विल बी नेट गेन। इस केस में क्या होगा, नेट गेन ऑफ हीट बाय बॉडी एक्स। बॉडी एक्स में नेट गेन हुआ, इसमें नेट गेन होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ एक्स इंक्रीजेस। जब हम पीस ऑफ आइस रूम में रखते हैं स्टूडेंट, तो क्या आपका ऑब्जर्वेशन है, इट इज गेटिंग मेल्टेड। कहां से हीट आया, सराउंडिंग से हीट इसने एब्जॉर्ब किया। पर ऐसा नहीं कि वो आइस रेडिएट नहीं कर रहा है, आइस रेडिएट कर रहा है पर उसकी रेट ऑफ रेडिएशन लेस है, और चूंकि उसमें गेन ऑफ हीट हो रहा है आइस में, देयरफॉर आइस इज गेटिंग मेल्टेड। थर्ड केस लेते हैं स्टूडेंट। तीसरे केस में क्या होगा, तीसरा पॉसिबल केस क्या हो सकता है कि टेम्परेचर ऑफ बॉडी इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। पहले ऐसा समझा जाता था कि दोनों का टेम्परेचर यदि इक्वल है तो फिर कुछ गिव एंड टेक नहीं होगा, पर ऐसा नहीं है। प्रियोस ने ये पर्टिकुलर आइडिया मॉडिफाई किया। उसने बताया कि जब x और y का टेम्परेचर है तो x इज रेडिएटिंग, दोनों का टेम्परेचर इक्वल है तो x रेडिएट कर रहा है। जितना x रेडिएट कर रहा है स्टूडेंट, उसी रेट से y भी रेडिएट कर रहा है। क्यों दोनों का रेट सेम है, क्योंकि रेट ऑफ रेडिएशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। जितना इसने लॉस किया उतना इसने गेन किया, नाइदर लॉस नॉर गेन, तो नेट लॉस और गेन, इस केस में क्या होगा, नेट लॉस ऑफ गेन क्या होगा, वो 0 के बराबर होगा, और देयरफॉर टेम्परेचर ऑफ द बॉडी x विल रिमेन ऑलवेज द कांस्टेंट। तो आप देख सकते हैं कि तीनों सिचुएशन एक्सप्लेन हुआ। तीन ही सिचुएशन हो सकती है स्टूडेंट, टेम्परेचर कैन बी ग्रेटर ऑफ द बॉडी, टेम्परेचर कैन बी लेस ऑफ द बॉडी, एंड टेम्परेचर कैन बी इक्वल ऑफ द सराउंडिंग। देयरफॉर Prevost theory of heat exchanges is correct. There is a continuous exchange, give and take of the heat radiation between body and its surrounding. इसको आप लिख लीजिए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इस टॉपिक के बिगिनिंग में हमने 3 डेफिनेशन किया, कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन A, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन R और कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन T। अभी हम और 2 डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। तो उसका क्वेश्चन ऐसा है, डिफाइन इमिसिव और रेडिएंट पावर। 2 वर्ड यूज हुआ है, टेक्स्ट बुक में इसको रेडिएंट पावर लिखा है, डिनोटेड बाय कैपिटल E एंड कैपिटल R। और दूसरा डेफिनेशन है कोफिशिएंट ऑफ इमिशन और इमिसिविटी, दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल e। स्टूडेंट बी क्लियर अबाउट कैपिटल E एंड स्मॉल e, 2 अलग अलग चीजें हैं। अभी हमको पता है कि जो बॉडी कभी रेडिएट करती है तो रेडिएशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ बॉडी और उसके टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है।
तो इसको ही रिलेटेड ये डेफिनेशन है कि इमिशन और रेडिएशन पावर, emission or radiation power is defined as an amount of heat radiated, ये वर्ड amount of heat radiated per unit area per unit time by a body at a given temperature. जब हम इसको डिफाइन करते हैं स्टूडेंट, तो बॉडी तो हमने फिक्स कर दिया, पर बॉडी के अलग अलग टेम्परेचर होते हैं, तो हमने इसमें टेम्परेचर भी फिक्स किया। तो यदि Q टोटल हीट रेडिएटेड है बॉडी से, तो उसको एरिया और टाइम से डिवाइड किया। बी केयरफुल, जो स्मॉल टी लिखा है ये टाइम है और ब्रैकेट के बाहर ये टेम्परेचर है। अभी इसका क्या यूनिट होगा स्टूडेंट? लेट अस राइट ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट्स, ऐसा यूनिट क्या होगा आर का? तो एनर्जी का यूनिट है जूल। एरिया का क्या यूनिट होता है स्टूडेंट? एरिया का यूनिट होगा मीटर स्क्वायर और टाइम का यूनिट है सेकंड। पर जूल बाय सेकंड, जूल मतलब वर्क, सेकंड मतलब टाइम, वर्क अपॉन टाइम होता है पावर। पावर क्या होता है? इज नथिंग, पावर का दूसरा यूनिट क्या होता है? पावर इज कॉल्ड एज एन वाट। तो इसका दूसरा यूनिट होगा स्टूडेंट वाट पर मीटर स्क्वायर। इसके डायमेंशन क्या होंगे? डायमेंशंस, इसके डायमेंशंस होंगे स्टूडेंट, डायमेंशन ऑफ दिस विल बी L0, इसमें L0 आएगा डायमेंशन में। L0 M1 आप सॉल्व कर सकते हैं, M1 L टू दी पावर सॉरी T टू दी पावर -3, ये इसके यूनिट्स है और ये डायमेंशन। यहाँ पर हम एक इम्पॉर्टेंट चीज नोट कर लेते हैं स्टूडेंट कि ये जो E है, E किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा? तो E डिपेंड ऑन 2 फैक्टर, इसको हम ऐसा याद रख सकते हैं। E डिपेंड्स ऑन फर्स्ट वन किसके ऊपर? तो नेचर ऑफ बॉडी, बॉडी के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। और सेकेंडली ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर के ऊपर, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। एक बॉडी का टेम्परेचर अलग अलग करेंगे तो ये अलग होगा। यदि सब डिफरेंट बॉडी लिया आपने, डिफरेंट टाइप ऑफ द बॉडी लिया और टेम्परेचर लिया अलग, तो वो भी अलग अलग होगा। एट ए गिवन टेम्परेचर, इसको हम नोटेशन डालते हैं, इसको इस नोटेशन से रखते हैं ई लैम्बडा। ई लैम्बडा का मतलब है इमिसिव और रेडिएंट पावर एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। ये आप लिख लीजिए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अभी साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, उन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल बॉडी लिया, कॉपर, एल्यूमिनियम, ग्लास एक्सेट्रा, और सबको एक ही टेम्परेचर पे रखा और सबका इमिसिव पावर मेजर किया। तो उन्होंने ये पाया कि इमिसिव पावर ऑफ द परफेक्टली ब्लैक बॉडी, इसको हम नोटेशन देते हैं EB, ई लिख सकते हैं स्टूडेंट। दूसरा नोटेशन RB, आपके टेक्स्ट बुक में RB लिखा हुआ है, एंट्रेंस एग्जाम में EB लिखते हैं। तो यदि हम परफेक्टली ब्लैक बॉडी लेंगे तो इट इज फाउंड दैट एट ए गिवन टेम्परेचर इमिसिव पावर ऑफ एन परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज ऑलवेज मैक्सिमम। नेचुरली जैसे मैंने आपको प्रीवियसली समझाया कि ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब मैक्सिमम करता है, तो नेचुरली वो इमिट भी मैक्सिमम करता है। आगे हम पढ़ने वाले हैं कि एब्जॉर्प्शन और इमिशन एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। यदि कोई बॉडी गुड एब्जॉर्बर है तो वो गुड इमिटर भी होगा। तो ये आपको याद रखने का है रिजल्ट फॉर ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो अभी हम दो बॉडी का कंपैरिजन कर सकते हैं। तो व्हाट इज दिस कोफिशिएंट ऑफ इमिशन और इमिसिविटी क्या होता है? इमिसिविटी इज नथिंग बट कंपैरिजन ऑफ रेडिएंट पावर का कंपैरिजन ऑफ द ऑर्डिनरी बॉडी विद परफेक्टली ब्लैक बॉडी। मतलब दो बॉडी आपने लिया, एक ऑर्डिनरी है, कॉपर, आयरन, स्टील, कुछ भी बॉडी आप ले सकते हैं, दूसरा परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, पर दोनों को बी केयरफुल, दोनों को सेम टेम्परेचर पर रखा और उसका इमिसिव पावर या रेडिएशन पावर हमने मेजर किया। R, what is R? R is the emissive or radiant power of ordinary body, और RB is the radiant power of perfectly black body। इन दोनों का जो रेशो होगा उस रेशो को हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ इमिशन और इमिसिविटी। तो इन शॉर्ट स्टूडेंट आप कैसे याद रखोगे कि कोफिशिएंट ऑफ इमिशन और इमिसिविटी is a comparison of emissive power of ordinary body with the perfectly black body। पर एक चीज इसमें याद रखिएगा स्टूडेंट, इन दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम है। यदि ये बॉडी E का वैल्यू जो है R/RB है, तो नोट दैट RB इज ऑलवेज ग्रेटर देन R एंड देयरफॉर E का वैल्यू ऑर्डिनरी बॉडी के लिए हमेशा लेस देन 1 होगा। पर यदि स्टूडेंट हम परफेक्टली ब्लैक बॉडी लेंगे, सपोज हमने परफेक्टली ब्लैक बॉडी का
कोफिशिएंट ऑफ इमिशन लिखा, कोफिशिएंट ऑफ इमिशन ऑफ, ये ऑर्डिनरी बॉडी है, यदि परफेक्टली ब्लैक बॉडी का हमने लिखा EB तो कितना होगा, उसका RB होगा। दोनों बॉडी, एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी को दूसरे परफेक्टली ब्लैक बॉडी से हम कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों सेम रहेगा, तो ये कैंसिल होकर इसका वैल्यू 1 होगा, मतलब EB फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज 1। यदि आपको याद है तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी का कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन 1 है, तो देखो A 1 है तो EB 1 है, मतलब परफेक्टली ब्लैक बॉडी गुड एब्जॉर्बर है, इसके लिए गुड इमिटर भी है। E का, ये E इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटी है, तो E विल हैव नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। इसके न तो यूनिट होंगे स्टूडेंट और न डायमेंशन होंगे, सिंस इट इज रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटी। इसको आप लिख लीजिए स्टूडेंट।